लगभग बाजी मार चुके हैं। जो अभी के आंकड़े उनके मुताबिक अगर ऐसे ही आंकड़े चलते रहे तो ट्रंप को मैक्सिमम 268 सीटें मिल सकती हैं, मतलब इलेक्टोरल वोट्स। और अब आपको यह विश्लेषण भी दिखाएंगे कि वोट बढ़े, गढ़ जीते, फिर भी क्यों हारे ट्रंप। पॉपुलर वोट मिलने के बाद भी प्रेसिडेंट बाइडेन भारत अपना पाक पर आया। इस बार अमेरिकी चुनाव को लेकर पाकिस्तान में सन्नाटा बस रहा है, क्योंकि ट्रंप जीते या बाइडेन जीते, पाकिस्तान पर अमेरिका का हंटर बरसता ही रहेगा। हम बताएंगे क्यों। बीजेपी का मिशन बंगाल, सियासत मांगे खून पसीना। आज हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की पूरी फिक्र दिखाएंगे और बताएंगे कि हिंदुस्तान के इस हिस्से में सियासत कितनी खूनी हो चुकी है। और फिर देखना मत भूलिए, लोन से ज्यादा इंटरेस्ट। लूटघर सीजन 2 में विलन बैंक। आप बैंक को जितना ब्याज चुकाते हैं उससे एक और घर खरीद सकते हैं। आज पूरा हिसाब किताब दिखाएंगे आपको। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई है और वहां नए प्रेसिडेंट की तारीख, तस्वीर बल्कि करीब साफ हो चुकी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बाइडेन बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं, ट्रंप के समर्थकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खुद ट्रंप हार को पचा नहीं पा रहे। वोटों की गिनती को रुकवाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के 3 राज्यों में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्टोरल कॉलेज के 214 वोट मिले हैं, 214, और जो बाइडेन को 264 वोट मिल चुके हैं। यानी जो एक जीत का फिगर है 270, उससे सिर्फ 6 दूर हैं। जो बाइडेन 270 के बहुमत से सिर्फ 6 कदम दूर हैं, जबकि ट्रंप को बहुमत के लिए 56 वोटों की आवश्यकता है, जो कि करीब नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि अभी भी कई इंपॉर्टेंट काउंटीज में वोटिंग चल रही है, बल्कि काउंटिंग चल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में कुल 50 राज्यों में मतदान हुए हैं और अब सिर्फ 4 राज्य, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पेंसिल्वेनिया, फिर उसके बाद जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और नेवादा में वोटों की गिनती बाकी बची है, और वो भी पोस्टल बैलेट्स की, जिनको मेल इन बैलेट्स भी कहते हैं। इन चारों राज्यों में कुल इलेक्टोरल वोट 57 है, यानी ट्रंप के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है। अगर वो चारों राज्यों में चुनाव जीत जाते हैं तभी दोबारा राष्ट्रपति बन पाएंगे। वहीं बाइडेन चारों में से अगर एक भी राज्य में चुनाव जीतते हैं तो जादुई आंकड़े को पार कर जाएंगे। अमेरिकी चुनाव नतीजे के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर बन गए हैं। वोट पाने के मामले में वो साल 2008 में राष्ट्रपति बने बराक ओबामा से आगे निकल चुके हैं। हालांकि उनसे भी आगे निकल चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बराक ओबामा के आंकड़े को पार कर लिया है। खैर, ओबामा को 2008 में 6,94,416 वोट ही मिले थे। बाइडेन को अब तक 7,20,00,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। हालांकि इसमें एक वजह अमेरिका में आबादी का बढ़ना भी माना जा रहा है, जो पिछले 10 साल में करीब 10% बढ़ी है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार अमेरिका में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये रिकॉर्ड टूटे हैं मेल इन बैलेट से भी, तो इसे भी दरकिरार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, अमेरिका के इतिहास में पहली बार वोटों को लेकर सबसे बड़ी जंग छिड़ी है। काउंटिंग के दौरान वहां आरोप प्रत्यारोप, प्रदर्शन, हिंसा सब हो रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि हार से बौखलाए ट्रंप दंगा कराने की फिराक में है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि हारने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस खाली नहीं कर सकते हैं क्या? यह भी सवाल है। ऐसे हालात में क्या होगा और बाइडेन के हाथों हार के बाद बाकी बचे 76 दिनों में ट्रंप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. Let's go to court. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. Where you going? Where you going? I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. ये अमेरिका में लोकतंत्र के पर्व की अनूठी तस्वीर है, जहां चुनावी नतीजों की गिनती दिन रात हो रही है और कौन बनेगा प्रेसिडेंट, इसकी लड़ाई नॉन स्टॉप जारी है।
देखिए, न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं जो कह रहे हैं कि एक एक वोट की गिनती होनी चाहिए। यानी सुपर पावर अमेरिका में एक एक वोट की जंग जारी है। We believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. They couldn't win, so they said, let's go to court. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. एक तरफ वोट पर घमासान मचा है तो दूसरी ओर बाइडेन समर्थकों का जश्न शुरू हो चुका है। व्हाइट हाउस के करीब हजारों डेमोक्रेट जुटे हैं और दीवारों को बदलाव वाले बैनर पोस्टर से पाट दिया गया है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेंसिंग लगा दी है और अब मुझे लगता है कि अगर जो बाइडेन यहाँ पर अंदर में जब रहने लगेंगे, अगर वो नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं जो अब लगभग तय है, तो वैसी स्थिति में और एक बार फिर आप देखिए नजारा, ट्रंप को अलग अलग अंदाज में लोग संबोधित कर रहे हैं, ट्रंप के प्रति गुस्सा निकाल रहे हैं। और फिर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं ये सब अफ्रीकी अमेरिकी हैं, हर तरह के लोग, क्योंकि ये अमेरिकियों की जीत है। जाहिर है अमेरिका में पिक्चर क्लियर है। डेमोक्रेट जो बाइडेन रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप से करीब चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आत्मविश्वास से लबरेज ट्रंप चुनाव हारने के बाद क्या करेंगे, क्योंकि दोबारा प्रेसिडेंट बनने का दावा करने वाले ट्रंप जो बाइडेन से काफी पिछड़ गए। After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. आपको बता दें कि हार जीत का फैसला आने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपनी जीत का दावा किया। काउंटिंग शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि वो चुनाव जीत रहे हैं, मगर वोट काउंटिंग में फ्रॉड रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ ट्रंप के सामने दिक्कत ये है कि इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड ज्यादा मिले और अमेरिका में कानूनी लड़ाई में काफी पैसा खर्च होता है। ऐसे में ट्रंप को यहाँ आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नतीजों के बाद की कानूनी स्थिति से निपटने के लिए ट्रंप और बाइडेन अपनी लीगल फौज के साथ तैयार हैं। कानूनी दांवपेच के बीच यहाँ ट्रंप के लिए एक अनुकूल स्थिति भी है, वो ये कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 6 रिपब्लिकन जज हैं और 3 डेमोक्रेट। मतलब अमेरिकी चुनाव पर अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा तो वो ट्रंप के फेवर में जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका में 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है। ऐसे में ट्रंप के पास सिर्फ 76 दिन बचे हैं, जिस दौरान वो कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी से जिस तरह का रुख अपना रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि वो चुनाव हार भी जाएं तब भी व्हाइट हाउस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप के रुख को देखकर भी लग रहा है और पूरी दुनिया में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि अगर चुनाव में हार के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद छोड़ने से इनकार कर दिया तब क्या होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद अपने पद से हटने को तैयार नहीं होता और व्हाइट हाउस पर कब्जा जमा कर रखता है तो ऐसे राष्ट्रपति के साथ क्या किया जाए, इसके बारे में अमेरिका के संविधान में कोई बात नहीं कही गई है। लेकिन ऐसी स्थिति पैदा होने पर अमेरिका के सीक्रेट सर्विस की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को संभवतः उस व्यक्ति को परिसर से निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस को निर्देश देने की शक्ति होती है। यानी अगर ट्रंप व्हाइट हाउस को खाली ना करने की जिद पर अड़े रहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें सीक्रेट सर्विस की सख्ती झेलनी पड़ सकती है। इन सब के बीच चुनावी सभाओं में कही गई ट्रंप की एक और बात चारों तरफ फैल रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ट्रंप कह चुके थे कि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो शायद उनके लिए अमेरिका छोड़ने की नौबत आ सकती है। Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics.
I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. मतलब 76 दिन शेष है और ट्रंप तमाम विकल्पों पर गौर कर रहे हैं। अदालत का दरवाजा तक खटखटा चुके हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ट्रंप की सख्ती बरकरार रहती है या फिर वो हार स्वीकारने के साथ अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाएंगे। Let's go to court. And all of a sudden everything just stopped. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. जरा इस बात पे गौर करिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर के बाद डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ एक टर्म किया है, क्योंकि उसके बाद बिल क्लिंटन ने 2 टर्म किए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने 2 टर्म किए और ओबामा ने 2 टर्म किए। कल काउंटिंग शुरू होने के बाद ही ट्रंप ने कहा था कि जीत आसान होती है, हार कठिन है, और उनके लिए तो हार बिल्कुल आसान नहीं है। और अब तक जो तस्वीर साफ हुई है वो तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप को पूरा यकीन था कि वो अपने 4 साल के कामकाज के सहारे दूसरी बार आसानी से राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोटर्स ट्रंप से छिटक गए और उनका सारा खेल बिगड़ गया? इसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में हर किसी के जहन में सबसे बड़ा सवाल जो कौंध रहा है वो ये कि आखिर व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप कैसे पिछड़ गए। क्यों अमेरिका की जनता ने ट्रंप की जगह बाइडेन पर ज्यादा भरोसा जताया? ये समझने के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि अमेरिकियों ने किन मुद्दों को कितनी तरजीह दी। पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर 34% लोगों ने वोट डाले, नस्लवाद को ध्यान में रखते हुए 21% और कोरोना वायरस के मुद्दे पर 18% लोगों ने अपने वोट दिए। हेल्थ केयर, अपराध और सुरक्षा पर 11% लोगों ने वोट डाले। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था और रोजगार की, जिसे अमेरिकियों ने सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए वोट डाले। ट्रंप के पिछड़ने का कारण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी। कोरोना वायरस के चलते लड़खड़ाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त रिकवरी आई। तीसरी तिमाही में जीडीपी में 33% से ज्यादा की ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, जिसे अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अमेरिकी जनता ने कुछ और भी देखा। ट्रंप ने जब जनवरी 2017 में कुर्सी संभाली तो बेरोजगारी दर 4.7% थी और इस साल सितंबर में बेरोजगारी दर 7.9% थी। ट्रंप सरकार ने 2018 में हर महीने 1,93,000 और 2019 में 1,75,000 रोजगार पैदा हुए, जबकि ओबामा के अंतिम 2 साल यानी 2015 और 16 में यह आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा था। जनता ने रोजगार के इन आंकड़ों को देखा और ट्रंप के 2016 में दिए गए बहुत बड़े बयान को याद किया। I am going to be the greatest jobs president that God ever created. Remember that. लेकिन रोजगार के मुद्दे पर ट्रंप का यह दावा सही साबित नहीं हुआ। हालांकि इसके पीछे की ट्रंप की नीतियों से ज्यादा कोरोना वायरस महामारी जिम्मेदार है, जो वोटर्स के मूड स्विंग का एक और अहम कारण साबित हुआ। कोरोना के कारण अमेरिका में 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पहले दिन से चुनाव प्रचार के आखिर तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर महामारी की मार को वक्त रहते भांपने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगता रहा। अमेरिका के एक वरिष्ठ पत्रकार बॉब वुडवर्ड की किताब के जरिए दावा सामने आया था कि ट्रंप को पता था कि कोरोना वायरस का खतरा काफी गंभीर है, लेकिन उन्होंने इसे उतनी गंभीरता से जनता के बीच नहीं स्वीकारा। ये दावा अपनी किताब में वुडवर्ड ने ट्रंप के 18 इंटरव्यू लेने के बाद किया था। मास्क को लेकर ट्रंप की लापरवाही की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी और उनके बेपरवाह बयान भी सुने। You know, our doctors get more money if somebody dies from COVID. You know that, right? I mean, our doctors are very smart people. So what they do is they say, I'm sorry, but, you know, everybody dies of COVID. कोरोना के साथ ही ट्रंप को विरोधियों और वोटर्स ने एक और मुद्दे पर भी घेरा और वो रहा नस्लवाद। मई 2020 में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में नस्लवाद का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हुआ। लाखों की संख्या में लोग ब्लैक लाइव्स मैटर के स्लोगन के साथ उतरे। अमेरिका में दंगे तक हो गए और इस सब को लोगों ने वोट देते वक्त ध्यान में रखा। श्वेत वोटर्स में 55% ने ट्रंप को और 43% ने बाइडेन को वोट किया, लेकिन अश्वेत वोटर्स में सिर्फ 11% ही ट्रंप के साथ दिखे। 87% की पहली पसंद बाइडेन ही रहे।
पिछले चुनाव में ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति को पसंद किया गया था और ये नीति उन्हें व्हाइट हाउस पहुंचाने में कारगर रही। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फर्स्ट नीति से अप्रवासियों को काफी दिक्कत हुई। अप्रवासियों में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर गुस्सा था, क्योंकि ट्रंप ने कई बॉर्डर को बंद किया था। साथ ही बाहर से आकर अमेरिका में काम करने वालों के लिए कानून सख्त किए थे। H-1B वीजा उनमें से एक रहा, जिससे इंडियन अमेरिकन वोटर्स समेत तमाम अप्रवासी ट्रंप से दूर रहे। इसका नतीजा ये रहा कि इंडियन अमेरिकन वोटर्स समेत अमेरिका में रह रहे 64% एशियन वोटर्स ने बाइडेन को वोट दिया है। सिर्फ 31% ही ट्रंप के साथ गए। इसी तरह 67% लैटिन लोगों ने ट्रंप के मुकाबले बाइडेन को बेहतर समझा। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने 4 साल के कार्यकाल में ट्रेड, डिप्लोमेसी, डिफेंस और एनवायरनमेंट के मुद्दे पर अपने पहले के राष्ट्रपतियों से अलग लाइन तो ली, लेकिन इसके जरिए 4 साल में वोटर्स में अपने लिए उतना भरोसा पैदा नहीं कर पाए जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। टर्निंग पॉइंट था इस पूरे इलेक्शन में मार्च का महीना, जब न्यूयॉर्क में कोरोना की संख्या एक बढ़ गई। कोरोना पेशेंट्स की न्यूयॉर्क डेमोक्रेट्स का गढ़ है और उसकी गूंज पूरे अमेरिका में फैली। और फिर जब डोनाल्ड ट्रंप चुनावों से ठीक पहले खुद कोरोना से परेशान हुए, उनका परिवार परेशान हुआ, तो फिर एक और टर्निंग पॉइंट था। वो था बराक ओबामा की फिलाडेल्फिया की रैली, जिसमें उन्होंने कहा अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद को नहीं बचा सकते तो हमें क्या बचाएंगे, क्योंकि मार्च से पहले डोनाल्ड ट्रंप को कोई हराने की सोच भी नहीं सकता था। अमेरिकी चुनाव के नतीजों और रुझानों से लगता है कि व्हाइट हाउस के लिए जो बाइडेन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि बाइडेन राष्ट्रपति बने तो आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले लेंगे। खासकर निगाहें उन फैसलों पर होंगी जिनका असर जियोपॉलिटिक्स पर होगा, जिनसे वैश्विक समीकरण में बदलाव आएगा, जैसे कि चीन और यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते में क्या परिवर्तन आएगा। यूरोप में आतंकवाद के ऊपर क्या कोई ग्लोबल अलायंस बनेगा। कारोबार में एग्रेसिव टैरिफ को लेकर उनका क्या रुख होगा। क्या नेटो, IMF और WTO जैसे वैश्विक संस्थानों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीति बाइडेन पलट देंगे। क्या ओबामा केयर वापस आएगा। चुनाव का फाइनल स्कोर आने से पहले बाइडेन ने पेरिस पर्यावरण समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन के फैसले को बदलने का ऐलान कर भी दिया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतों की गिनती अब भी जारी है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन विजय से पहले उन्होंने अपने इरादों को साफ कर दिया है। ट्विटर पर बाइडेन ने ऐलान किया कि जीत हुई तो 77 दिनों के अंदर अमेरिका एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ेगा, जबकि ट्रंप प्रशासन इस डील को खत्म कर चुका है। प्रक्रिया बुधवार को ही पूरी हुई है। ट्रंप प्रशासन की दलील थी कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे अधिक धनराशि अमेरिका देता है, जबकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान चीन और भारत पहुंचा रहे हैं। इसलिए दोनों देशों का योगदान अमेरिका जितना होना चाहिए। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत और चीन से कहीं ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। बहरहाल बराक ओबामा के शासन में शुरू हुए जिस समझौते को ट्रंप ने तोड़ दिया, बाइडेन राष्ट्रपति बनने पर उससे दोबारा जोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा जो बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अमेरिका के संबंध सुधारने का भरोसा दे चुके हैं। कोरोना महामारी के बाद ट्रंप प्रशासन ने WHO की सदस्यता छोड़ दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बंद कर दी। उम्मीद है बाइडेन अगर राष्ट्रपति बने तो पेरिस समझौते की तरह WHO से भी दोबारा जोड़ने का ऐलान करेंगे। उम्मीद ये भी है कि ट्रेड और टैरिफ को लेकर बाइडेन बतौर राष्ट्रपति WTO रिफॉर्म में सहयोग करेंगे। ट्रंप प्रशासन में यूरोप के देशों के साथ अमेरिका के संबंध अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए। नेटो जैसे संगठन की ट्रंप ने खुलेआम आलोचना शुरू कर उसे गैर जरूरी बताया। संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने की धमकी भी दी। लेकिन जो बाइडेन मित्र देशों से रिश्ते बेहतर करने का वादा चुनावी कैंपेन में कर चुके हैं। यही वजह है कि बाइडेन के विजयी होने पर उनके स्वागत में नेटो ने मार्च में समिट का संकेत दिया है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका ईरान तनाव भी कम होने की संभावना है। ईरान पर डेमोक्रेट उम्मीदवार अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि ओबामा के शासनकाल में ईरान से किए गए परमाणु समझौते को बाइडेन फिर बहाल कर सकते हैं। ट्रंप सरकार में ईरान पर लगी पाबंदियों को कम कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम देशों से अमेरिका यात्रा पर जो पाबंदी लगाई थी उसे भी बाइडेन खत्म कर सकते हैं।
20 जनवरी 2021 को अगर बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी विस्तारवादी चीन पर नकेल कसना। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दर्जनों देशों के लिए सिरदर्द बना ड्रैगन डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक रुख की वजह से अभी दुम दबाकर बैठा है। टैरिफ वॉर में अमेरिका से बुरी तरह पिट चुके चीन को अपनी इकॉनमी चौपट होने का डर सता रहा है। शी जिनपिंग को उम्मीद है कि पुराने दोस्त बाइडेन चीन पर रहम करेंगे, टैरिफ में ढील देंगे। लेकिन कोरोना महामारी के बाद अमेरिका के सामने चीन का नकाब उतर चुका है, जहां कारोबारी डील में बाइडेन चीन के साथ व्यवहारिक रुख रख सकते हैं। समंदर में चीन की दादागिरी पर काबू करने की अमेरिकी पहल में बाइडेन के नेतृत्व में कोई बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आती। विश्व शांति के लिए ड्रैगन को अपनी चाल और चरित्र हर हाल में बदलना ही होगा। एक चीज जो बाइडेन से कोई नहीं ले सकता वो है उनका तजुर्बा। 2 टर्म्स वाइस प्रेसिडेंट। अब आप इसको कंपेयर करें, डोनाल्ड ट्रंप जब पहले साल 2 साल साउथ एशिया के लिए कोई सेक्रेटरी तक नहीं था अमेरिका का, और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये कितना इंपॉर्टेंट जगह है। तो जो बाइडेन का जो अभी तक का तजुर्बा है वो उनसे कोई नहीं ले सकता, और वहां पर एडवांटेज है। अमेरिका और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन इससे साबित सबसे ज्यादा चिंतित चीन है। भारत और अमेरिका की जोड़ी से सबसे ज्यादा परेशान जिनपिंग है, क्योंकि जिस तरह वो एलएसी पर विस्तारवादी साजिश रच रहा है उसमें अमेरिका हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने एलएसी पर चीन को नाको चने चबा रखे हैं, और इसी वजह से एक बार फिर चीन बातचीत की टेबल पर आया। भारत और चीन के बीच कल कोर कमांडर लेवल की 8वीं बैठक होगी। ये बैठक कल चुशुल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। भारत पहले दिन से ही चीन को बता रहा है कि पीएलए को अप्रैल वाली स्थिति में जाना होगा, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये के चलते पहले हुई 7 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला। कल की बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। भारत की तरफ से 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन होंगे। जानकारों की माने तो इस बैठक से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की सरकार और सेना का आगे का प्लान क्या है, इस बारे में मैंने आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की, और ये एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री ने चीन को क्या संदेश दिया है, भारत की तैयारियों पर क्या कहा, आप खुद देखें। इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, TV9 भारतवर्ष पर सर आपका स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या यही हालात आपको दिखाई देते हैं चीन के साथ? जी देखिए, हमारी कोशिश तो यह है कि बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान निकल जाए। अच्छा होगा कि जो भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद है, पहले भी कई बैठकें भारत और चीन के बीच हो चुकी हैं, लेकिन वो सुलझ नहीं पाया है। लेकिन आगे भी चाइना को अपने को तैयार करना चाहिए। भारत तो तैयार है कि बैठकर भारत और चीन के बीच का जो सीमा विवाद है हम इसको हल कर लें। लेकिन समय समय पर चीन के द्वारा कुछ ऐसी हरकतें होती रहती हैं भारत चीन सीमा के ऊपर, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इस समस्या का समाधान युद्ध से नहीं चाहते, हम इस समस्या का समाधान बातचीत से चाहते हैं। वह बातचीत कमांडर लेवल पर, माने आर्मी के स्तर पर भी हो सकती है, और वह बातचीत कूटनीतिक स्तर पर भी हो सकती है। इस समय भी आर्मी कमांडर लेवल पर भी बातचीत चीन के साथ हो रही है, और कल ही वह बैठक होने वाली है, हमारी 7वीं बैठक, और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। कोशिश हमारी यही है कि समाधान निकले, लेकिन यदि समाधान नहीं निकलता है तो फिर भारत की वो अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की एक एक इंच की भूमि की रक्षा के लिए जो भी चुनौती आएगी, उस चुनौती का पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे, उस पर विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि हमको अपने देश की सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास है, और हमारे देश की सेना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां हमारी सेना में शौर्य और पराक्रम है, वहीं पर संयम भी है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इस बार जो कुछ भी हुआ है उसमें शौर्य और पराक्रम का भी परिचय हमारी सेना ने दिया है।
और जहां आवश्यक हुआ है वहां संयम का भी परिचय दिया। दुनिया की फिक्र के बाद बात घर की फिक्र की करते हैं। आपको टीवी 9 भारतवर्ष की मुहिम से जोड़ते हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली। अब तक आप फिक्र में दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को देखते रहे हैं। उन खबरों में आपकी फिक्र क्या है, हम ये भी आपको समझाते रहे हैं। न सिर्फ दुनिया की बड़ी खबरों की में, बल्कि देश की बड़ी खबरों के जरिए भी आपको फिक्र करते रहे। लेकिन अब हम आपसे सीधे सीधे आपकी सेहत के बारे में फिक्र की बात करेंगे। ये हमारी जिंदगी की पहली दीपावली है जब हम त्योहारों की खुशी के साथ एक महामारी के दंश से भी जूझ रहे हैं। कोविड अभी गया नहीं है, लड़ाई लंबी है। एक वायरस जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचाया, उसका सबसे बड़ा निशान हमारे नाजुक फेफड़े ही हैं। प्रदूषित हवा से तो फेफड़े पहले ही लड़ते रहे, लेकिन अब वो वायरस और प्रदूषण दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। हमने बुधवार को भी खतरनाक वायु प्रदूषण का असर देखा, जब शाम होते होते प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में करवा चौथ के चांद को प्रदूषण का ग्रहण लग गया। चांद धुंध में छिप गया। सुहागिनों को करवा चौथ पर चांद साफ साफ नहीं दिखाई दिया। परेशानी थी, उसमें दिखाई देने में टाइम भी बहुत लगा और 8:30 बजे का टाइम था, 9:30 बजे दिखाई दिया चंद्रमा। 9:30 बजे के आसपास दिखाई दिया। 9:30 बजे के उसमें भी क्लियर नहीं था। हमें चांद 9 बजे दिखाई दिया था, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा था। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था कि मतलब कि सांस लेने में भी हमें तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा। इस हालात में वायरस से लड़ना तो अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रदूषण से लड़ाई तो हमारे अपने हाथ में है। इसीलिए इस बार दिवाली मनानी है, लेकिन सिर्फ दिए के साथ। पटाखों से इस साल तौबा करें, क्योंकि जिंदगी आपकी है, फेफड़े भी आपके हैं। यही आज हमारी सबसे बड़ी फिक्र है। टीवी 9 भारतवर्ष की अपील भी है कि इस बार दिए वाली दिवाली हो। हम चाहेंगे कि दुनिया और देश की फिक्र के साथ ही आप आज से ही अपनी फिक्र भी करें, और यही आज हमारा विश्लेषण भी है। जरा सोचिए, जब देश में कोरोना महामारी का कहर है, भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 83 लाख के पार जा चुकी है। 1,23,000 से ज्यादा लोगों की वायरस से मौत हो गई है, और कई शहरों में दूसरी और तीसरी लहर आ चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कोरोना महामारी और घातक वायु प्रदूषण की वजह से सांसों पर संकट मंडराने लगा। आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत का फेफड़ा हाँफ रहा है। भारत के आधे दर्जन राज्यों की बड़ी आबादी कोविड-19 महामारी के साथ ही साफ हवाओं के लिए भी संघर्ष कर रही है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है, जिससे अब हवा की गुणवत्ता सबसे निचले स्तर पर है। दिल्ली नहीं, पूरे उत्तर भारत में दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा है। इसे आंकड़ों से समझें आप। पर्यावरण पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज दिल्ली का AQI 450 तक पहुंच गया, जिसे हवा की क्वालिटी के लिहाज से सबसे खतरनाक कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1 महीने से ऐसा लगातार हो रहा है, जब दिल्ली या फिर उत्तर भारत की हवा हर दिन जहरीली होती जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा के अंबाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 444 पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420, 415, 407 के पार था। बढ़ते प्रदूषण की वजह से ही नवंबर महीने के शुरुआती दिनों में ही राजधानी की विजिबिलिटी 2000 मीटर से घटकर 600 मीटर पर आ गई है। 800 मीटर भी। जाहिर है भारत पहले ही कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अब वायु प्रदूषण के डबल अटैक से स्थिति को और गंभीर बन गया, जबकि देश में दिवाली का त्योहार अभी बाकी है। पिछले 2 सालों में दिवाली वाले दिन पटाखे जलाने की वजह से दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंची है। 2019 में दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 368 था, आज उससे भी ज्यादा है। सोचे दिवाली के बाद क्या होगा, जबकि 2018 में यही आंकड़ा 642 था।
ऐसे में दिल्ली पर अगर हम पटाखे दिवाली पर ना जलाएं दिल्ली के अंदर, तो हमारी आस्था आहत नहीं होगी, बल्कि पूरे देश को यह करना चाहिए, क्योंकि त्योहार रोशनी का है, शोर का। तो आज हम शपथ लें कि इस बार की दिवाली सिर्फ दिए वाली होगी। प्रदूषण को कम करने के लिए अगले 10 दिनों में हमें नजीर पेश करनी है, हमें दुनिया के सामने उदाहरण देना होगा कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए शपथ लें और निभाएं भी। हम सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम खुद से अपनी फिक्र करेंगे और इस बार सिर्फ दिए वाली दिवाली मनाएंगे। यही हमारी आपसे अपील भी है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली। और अब वक्त हो चला हमारी खास सीरीज लूट घर का, और लूट घर सीजन 2 का। वेलकम बैक टू लूट घर सीजन 2। एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि लूट घर वो सीरीज है जिसमें हम आपके घर के सपने को लूटने वाले लोगों और संस्थाओं का खुलासा करते आ रहे हैं। लेकिन लूट घर सीजन 2 में हमारी फिक्र सिर्फ बिल्डर तक सीमित नहीं है। बिल्डर के साथ ही इसमें हम एक और विलेन की पड़ताल कर रहे हैं, जिसके पास आपके सपनों का घर गिरवी पड़ा है, वो भी तब जब आप एक होम लोन के बदले एक नहीं 2-2 घर के पैसे दे चुके होते हैं। यही आज हमारी सबसे बड़ी फिक्र है। आज हम एक बार फिर बिल्डर और बायर की मुख्य कड़ी बैंक की बात करेंगे, उनके 2 तरफा चरित्र की करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एक घर खरीदना एक परिवार के लिए सबसे महंगा सौदा होता है। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लुटाकर वो घर खरीदता है, कमाई और आमदनी का हिसाब लगाकर घर खरीदता है, हिम्मत जुटाकर हैसियत से ज्यादा खर्च कर घर खरीदता है। जरा सोचिए, आपके एक आशियाने के सपने को कोई स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाकर लूट ले जाए तो कलेजा चाक होना तय है, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन लूट घर के इस खेल में बिल्डर के साथ ही एक विलन ऐसा भी है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो है होम बायर्स को लोन देने वाले बैंक। ये बड़े और नामचीन बैंक घर खरीदने वालों की जिंदगी के लिए आज भी खलनायक हैं। इन बैंकों से हर घर खरीदार सवाल पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ कोई भी जवाब देने वाला नहीं। सवाल ये है कि जब आपने घर खरीदने वाले की हैसियत देखी, एक छोटे लोन के लिए हर एक पेपर की जांच की, होम बायर्स की ईएमआई देने की हैसियत देखी, सभी पैमाने पर संतुष्ट होने के बाद होम लोन देकर घर के कागजात भी बतौर गारंटी रख लिए, यही नहीं घर बनाने वाले बिल्डर की भी हैसियत देखी, तो प्रोजेक्ट डूब जाने पर बैंकों की जवाबदेही क्यों नहीं बनती? प्रोजेक्ट बंद होने पर बैंक बिल्डर से नहीं बल्कि होम बायर्स से पाई वसूलता है, और घर खरीदने वाला बिना देरी किए हर महीने की 1 तारीख को जिंदगी भर की जमा पूंजी धीरे धीरे लौटाता रहता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी बैंक से एक घर के लिए 20 लाख रुपए 20 साल के लिए बतौर होम लोन लेते हैं और 8% औसत सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को 20 साल तक हर महीने 16,729 रुपए की किश्त अदा करते हैं, तो 20 साल में ये राशि 40,14,912 लाख रुपए होती है, जिसमें ब्याज की राशि ही 20,14,912 रुपए बनती है। यानी आप एक घर खरीदते हैं लेकिन 2 घर की कीमत चुकाते हैं, क्योंकि 20 साल में होम बायर्स करीब दोगुनी रकम बैंक को चुकाते हैं। अगर होम लोन की यही रकम 30 लाख रुपए हो और 20 साल में 8% औसत सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को हर महीने 25,093 रुपए की किश्त अदा करते हैं, तो 20 साल में यह राशि 60,22,368 रुपए बनती है, जिसमें ब्याज की राशि ही 30,22,368 रुपए है। ब्याज की ये राशि ही घर
घर की कीमत के बराबर है और 20 साल में घर की कीमत से दोगुनी। यही होम लोन अगर 10 लाख रुपए बढ़कर 40 लाख हो जाए तो 20 साल में औसत 8% सालाना इंटरेस्ट रेट पर बैंक को हर महीने 33,458 रुपए की किश्त अदा करेंगे, जो 20 साल में 80,29,825 रुपए होगी, जिसमें सिर्फ ब्याज की राशि ही 40,29,825 रुपए है। ये राशि भी घर की कीमत के बराबर है और 20 साल में घर की कीमत से दोगुनी भी। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि आमतौर पर मिडिल क्लास परिवार के लोग घर खरीदने के लिए 20 से 40 लाख के बीच होम लोन लेते हैं और बैंक भी इस रकम पर 7 से 13% के बीच सालाना इंटरेस्ट रेट तय करती है। इसलिए यहाँ हमने सालाना इंटरेस्ट रेट औसतन 8% और रकम 20 से 40 लाख के बीच रखी है। ऐसे में जब एक घर का सपना आपके हर सपने से अजीज हो, आप 20 लाख रुपए के बदले 40 लाख देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन मुश्किल तब आती है जब 3 या 4 साल में घर की चाबी मिलने का सपना 8 या 10 साल तक लटक जाता है, या फिर उसके बाद भी और होम बायर्स एक साथ घर का किराया और EMI की किश्त कई सालों तक चुकाता है। ऐसा ही गाजियाबाद के रहने वाले संदीप वर्मा के साथ भी हुआ। संदीप वर्मा 2012 से ही 2 BHK फ्लैट के लिए 14,811 की मंथली EMI बैंक को दे रहे हैं। KDPMGI घरौंदा में 20 लाख रुपए के फ्लैट के लिए SBI से 12,59,000 रुपए लोन लेकर चुकाया और बाकी पैसे अपने पास से दिए। बिल्डर ने बुकिंग की तारीख से 36 महीनों के अंदर पोजीशन देने का वादा किया। अब संदीप घर न मिलने की वजह से पिछले 8 सालों से डबल खर्च उठा रहे हैं। 14,811 रुपए की मंथली EMI और करीब 14,000 रुपए हर महीने का किराया। हमने लूट घर सीजन 1 में इनकी पूरी कहानी दिखाई थी। KDPMGI घरौंदा प्रोजेक्ट के 4 टावर के सारे फ्लैट बिक चुके हैं। बिल्डर को 95% तक रकम मिल चुकी है, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों को मकान नहीं मिला। FIR कर ली, अथॉरिटी के चक्कर काट लिए, कंज्यूमर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। बैंक से 1 रुपए की कोई राहत नहीं मिली। इसी सवाल का जवाब तलाशने हमारे रिपोर्टर संदीप के साथ बैंक के ब्रांच भी गए, हिडन कैमरे का सहारा भी लिया, लेकिन जब बैंक से राहत देने की अपील की तो सुनिए ब्रांच मैनेजर ने क्या कहा। एप्लीकेशन लेने के बाद हमारी जो हायर अथॉरिटीज है उनको देता था, उनके हाथ में ये अप्रूवल। हायर अथॉरिटीज कहाँ बैठती हैं? हमारे अभी जो है हाउसिंग लोन से रिलेटेड जो है वो RCPC में बैठते हैं, है ना। बाकी जो P सेगमेंट का कुछ होता है उसके लिए हमारी जो ब्रांच है वो न्यू दिल्ली महालोक। तो हमें अगर किसी से मिलना हो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति से, आपको जिम्मेदार व्यक्ति से जो अभी मिलना होगा उसके लिए आपको हमारे RACPC के जो हेड होते हैं वो रीजनल असिस्टेंट जनरल मैनेजर, आपको उनसे मिलना है। सुना आपने, होम बायर्स को राहत देने के नाम पर ब्रांच मैनेजर ने रीजनल जनरल मैनेजर से मिलने की नसीहत दी। वहाँ भी संदीप वर्मा को कोई राहत नहीं मिली। बाढ़ संदीप वर्मा को लेकर हम नारायणा भी पहुंचे। हमने यहाँ के भी अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी कोई राहत देने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से हमको वापस उसी शास्त्री नगर भेजने की बात हो रही है जहाँ के बैंक मैनेजर से हम मिलकर आए हैं। बैंकों की ये नीति, नियत और घर खरीदने वालों की ये दुखद स्थिति सिर्फ संदीप की नहीं है, बल्कि 2019 तक के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी शहरों में ही 1509 प्रोजेक्ट्स में करीब 4,58,000 घर फंसे हुए हैं। जाहिर है ये संदीप ही नहीं, करीब 5 लाख घरों की कहानी है। बैंकों की ये टाल मटोल की नीति प्रोजेक्ट में फंसे हुए लोगों के लिए नासूर है, जो समय के साथ हर दिन कैंसर की शक्ल लेता जा रहा है। होम बायर्स को बैंकों से कोई राहत नहीं मिलती, उसे पूरा ब्याज भरना पड़ता है, हर हाल में EMI की पूरी किश्त देनी पड़ती है। बिल्डर फरार हो जाता है और घर खरीदने वाला सड़कों पर होता है। अब तक ये एक प्रथा की तरह बन गया था कि हमारी ये सोच हो गई है कि हमेशा बिल्डर को विलन की तरह देखते हैं। लेकिन एक बड़ा विलन बैंक भी है। बैंक अगर कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री और बिजनेस लोन में राहत दे सकती है, उनके अरबों रुपए के लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकती है, तो कर्ज के भंवर में फंसे होम बायर्स को राहत क्यों नहीं दे सकती? क्या यह मुमकिन है? लूट घर की अगली स्टोरी में हम आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे।
अब आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फिक्र हेडलाइंस। काउंटिंग के करीब 44 घंटे बीत जाने के बाद भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति को लेकर सस्पेंस। बाइडेन और व्हाइट हाउस के बीच सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स की दूरी। अब तक बाइडेन को 264 तो ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले। अमेरिका के नतीजों पर टीवी 9 भारतवर्ष से बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिका में बदलाव का संबंधों पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर। चीन के साथ बातचीत के लिए भारत तैयार। बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। 7 नवंबर को आखिरी चरण की 78 सीटों पर होगा मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार के नाम प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी, लिखा राज्य में कुशासन नहीं सुशासन पर मतदान। नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी डबल इंजन की सरकार। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का सनसनीखेज ऐलान, कहा यह मेरा अंतिम चुनाव, अंत भला तो सब भला। वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की जीत का भरा दम, बोले बिहार में टूटेगा एनडीए का गुमान। मिशन पश्चिम बंगाल पर अमित शाह, 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन बांकुरा में ममता सरकार पर अमित शाह का बड़ा हमला। कहा इस सरकार का आखिरी वक्त, 2/3 बहुमत से बनाएंगे सरकार। कोरोना और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दीपावली के मौके पर पटाखे किए बैन। 7 से 30 नवंबर तक रहेगा प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में भी पटाखे जलाने पर रोक। सिखों के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। इमरान सरकार ने सिख समुदाय से छीना करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव। नए बोर्ड का किया गठन। विदेश मंत्रालय ने की कड़े शब्दों में निंदा। नेपाल राष्ट्रपति बिंद्या देवी भंडारी ने इंडियन आर्मी चीफ को किया सम्मानित। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद रैंक से नवाजा। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए फिक्र आपकी। Looking for something. Key. Well, that's badass. Presenting Seltos Anniversary Edition. BikeDekho.com, बाइक्स और उनकी प्राइसेस कंपेयर करो। हर एंगल से देखकर सही बाइक या स्कूटर खरीदो। एक्सपर्ट रिव्यूज, बेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ विजिट BikeDekho.com टुडे। जोश है तेरा केसर का बल्ला घुमा। जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। अखरोट। अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। इस त्योहार